यस हाय बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो रहे हैं आप सब लोग? सो सी ए फाउंडेशन का अपना फास्ट ट्रैक चल रहा है फॉर सितंबर 2025 एग्जामिनेशन, राइट? करे क्या रे मुन्ना, स्टार्ट हम लोग। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कैलकुलेटर पेन पेपर ले लो अच्छे से। यस हाय बच्चा। हाय, नमस्ते। ओह, सेट हो जाता हूँ मैं अच्छे से। हेलो हेलो हेलो। ऑल सेट बेटा, आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? कहाँ गया रे मुन्ना अपना? कौन सा टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में? यस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट। आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर तक कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, है ना? कहाँ तक हो गया था बेटा लास्ट लेक्चर में, बताओगे मुझे एक बार? ओके, यस आई थिंक थर्ड इलिस्ट्रेशन तक हो गया था, है ना? थर्ड तक हो गया था। ठीक है, फैक्टर्स हो गया था, ऑब्जेक्टिव्स बचे थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था ना, राइट? सम ऑफ ईएस डिजिट मेथड। ओके डन, ऑल सेट। दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे क्लियर? जस्ट अ सेकेंड। ऑन पे कर। ओके, यस, आ जाओ यार बच्चों। सो डिप्रिसिएशन टॉपिक अपना सी ए फाउंडेशन का फास्ट ट्रैक बैच चल रहा था। डिप्रिसिएशन टॉपिक में आई थिंक हमने सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट? सारे बच्चे साथ में? हाँ, थर्ड तक हो गया था। राइट राइट राइट। प्रोडक्शन यूनिट मेथड स्टार्ट करना था, है ना? चलो यार बच्चों, फटाफट से ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग अपने मॉड्यूल के, है ना, सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर अप कर रहे हैं। एटलीस्ट जितने अलग अलग वैरायटी के वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे, इंक्लूडिंग थ्योरी। अच्छा, यहाँ तक अपना हो गया था। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर फाउंडेशन का कब कब रहता है। अच्छा, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। मैं फाउंडेशन का जो हफ्ते में 3 दिन होता था, एक 2-4 दिन में इसका मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगा। ये हफ्ते में 3 की जगह हम लोग करेंगे हफ्ते में 5 दिन, है ना? बस मुझे एक 2 से 4 दिन का समय दे दो। डिप्रिसिएशन टॉपिक के अंदर में हमने थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था यूजिंग एसवाईडी मेथड, और मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसका एक फॉर्मूला बता करके आपको बताया था कि कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, राइट? है ना? अच्छा, एक थ्योरी क्वेश्चन अपना इसमें का छूटा हुआ है। एक थ्योरी क्वेश्चन छूटा हुआ है डिप्रिसिएशन टॉपिक का, सब लोग ध्यान देना। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन दिख रहा है बेटा सभी को? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन एग्जाम के अंदर में थ्योरी क्वेश्चन बोल करके आ सकता है। सो प्लीज ध्यान दे दो, है ना? क्यों हम लोग डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, उसके पीछे कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है। व्हाई वी प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन, राइट? सो उसके पीछे की सबसे पहली वजह, ध्यान से सुनना बेटा। आप सभी ने देखा होगा, चाहे कोई किराना दुकान हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे एनपीओ हो, चाहे कंपनी हो, राइट? सो किसी भी टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी भी टाइप का एनपीओ हो, चाहे बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी या इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे और कोई अदर कंपनी हो, एनी फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू चार्ज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है। साल के, सर आपने इसको एडजस्टमेंट क्यों बोला? साल के आखिरी में हम लोग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट? सो डिप्रिसिएशन इज अ कंपलसरी एडजस्टमेंट। आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो,
चाहे आप सोल प्रोप्राइटरी हो चाहे और कोई दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस हो, डिप्रिसिएशन तो कंपलसरी चार्ज करना है। तो सोचो अगर इस कंपलसरी एडजस्टमेंट को आपने इग्नोर कर दिया तो आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाओगे क्या? डिप्रिसिएशन ही कंपलसरी चार्ज है। You have to book depreciation expense in your profit and loss account. If you are not doing the same in that way, we can say that your profit or loss जो भी आपने कैलकुलेट किया है वो टोटली गलत रहेगा। So to find out the correct income, to find out the correct income or to find out the correct profit or loss, you have to charge depreciation appropriately. उसके बाद में ट्रू पोजीशन ऑफ योर स्टेटमेंट, आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट की सही पोजीशन समझना है। और टू फाइंड आउट द करेक्ट फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस यू हैव टू चार्ज डिप्रिसिएशन। क्योंकि बेटा देखो जब तक आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे आपकी करेक्ट बुक वैल्यू नहीं आएगी एसेट्स की। या तो आप डिप्रिसिएशन चार्ज करो या लायबिलिटी साइड में प्रोवाइड करो या असेट साइड में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रिएट करके माइनस करके आउटर कॉलम में एसेट का करेक्ट फिगर दिखाओ, कुछ भी करो बट डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना जरूरी है। जी हाँ बेटा, मिथ कैश फ्लो में लेता हूं बेटा। सीए इंटर का कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन चालू हो जाएगा, डोंट वरी। सीए इंटर में अभी अमलगमेशन टॉपिक चल रहा है, कमिंग मंडे को हम लोग मिलने वाले हैं, तो उसके अंदर में मैं अमलगमेशन होती है कैश फ्लो स्टार्ट कर दूंगा। सो बिल्कुल चिंता मत करना, करते हैं अच्छे से। सो आ जाओ बच्चों ध्यान देना। सो पहला वाला था करेक्ट इनकम पता लगाने के लिए, दूसरा था करेक्ट फिनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए, तीसरा फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। आप सभी लोग जानते हो कि डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। बेटा एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, ये हेडिंग में हर एक जो हेडिंग मार्क कर रहा हूं अंडरलाइन कर रहा हूं आपने वो एग्जाम में लिखना है। अंदर में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप वो आपकी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, राइट। सो तीसरा है बेटा फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। एज यू नो गाइज डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, राइट। इसकी वजह से कहीं कैश का आउटफ्लो नहीं होने वाला है। सो हर बार जब भी आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो, मेरे हाथों की तरफ ध्यान देना, जब भी आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट निकलने वाला है वो कम हो जाता है। बिकॉज डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट में आप इसको लोगे। सो पीएनएल के डेबिट साइड में लोगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। बट डिप्रिसिएशन की इतनी औकात नहीं है कि कैश को कम कर सके, बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंस है। सो हर साल आपका प्रॉफिट आपके कैश के कंपैरिजन में कम दिखेगा, या इधर वे में ऐसा बोलूंगा आपकी कैश आपके प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज्यादा दिखेगी। तो असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने तक हर साल आपके प्रॉफिट के कंपैरिजन में आपकी कैश ज्यादा दिखने वाली है। हर साल हर साल हर साल हर साल हर साल आपकी कैश ज्यादा दिखेगी, और वो कैश एक्यूमुलेट करके आप एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ दैट असेट यू कैन बाय न्यू असेट। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिप्रिसिएशन ने आपके फंड्स को साइड में निकाल के रख दिया। नॉन कैश एक्सपेंस से प्रॉफिट को तो कम कर दिया बट कैश कम नहीं हुई, सो दैट आपके कैश बॉक्स में एक्स्ट्रा कैश दिखेगी एज कंपेयर टू प्रॉफिट। उस एक्स्ट्रा कैश से यू कैन परचेज अ न्यू असेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। और लास्ट वाला टू असर्टन और टू फाइंड आउट द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बड़ी बड़ी मशीनरी यूज कर रही है, सोचो वो जब कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, मान लो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, तो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल लगा है, प्लास्टिक, चिप, बटन, ये वो सब अंदर का, इसके ऊपर लेबर ने काम किया है। तो कॉस्ट की मैं जब भी बात करूं तो इसे बनाने के लिए मटेरियल और लेबर के अलावा और भी कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच यार बाबू, लव यू यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत जरूरत थी इसकी। तो मटेरियल और लेबर के अलावा बच्चों और कौन सी कॉस्ट लगी इसके अंदर बताओ तो जरा मुझे। इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज बच्चों डिप्रिसिएशन। जब तक आप डिप्रिसिएशन नाम की कॉस्ट इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे आपको करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। सोचो गलत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया और आप साल भर से प्रोडक्ट बना करके मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही गलत है बच्चों, तो आपका सेल प्राइस भी गलत हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। सो टू फाइंड आउट ट्रू और करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यू हैव टू ऐड डिप्रिसिएशन एज अ कॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस कैलकुलेटर।
और एनी प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड। ये बात समझ में आई बेटा सभी को? सो डिप्रिसिएशन के 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताओ। चारों ऑब्जेक्टिव मैंने एक्सप्लेन किए। फर्स्ट, टू फाइंड आउट द करेक्ट इनकम। दूसरा, टू फाइंड आउट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम पीएनएल वाली, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट वाली। उसके बाद फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, एंड लास्ट वाला टू असर्टेन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राइट? एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, सर एजुकेशन पे टैक्सेस क्यों लगते हैं? बेटा वैसे इसका जवाब तो करेक्टली आपको टैक्स का टीचर दे पाएगा, बट जो कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं कोशिश करता हूं 10 सेकंड में। ध्यान से सुनना। एजुकेशन कौन सा एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, है ना? जो सरकार आपको एजुकेट करती है फ्री में, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में या फिर काफी सारी जगह पे, वो, या प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, या प्राइवेट आपके क्या कहते हैं इसको, कॉलेजेस, है ना? काफी सारे ये भी है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इन प्राइवेट कोचिंग क्लास को सरकार टैक्सेस लेती है, इनसे सरकार टैक्सेस लेती है, तो प्राइवेट कोचिंग क्लास वाले आगे अपने कस्टमर से लेते हैं। क्योंकि आपको अगर टैक्सेस नहीं लगाया या लगाया, सरकार कहती है हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें तो टैक्सेस पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर प्राइवेट कोचिंग क्लास जिस दिन टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगी, इनको छूट मिलेगी, तो आपको भी आगे टैक्स नहीं लगेगा बेटा। तो टैक्स ये एक अहम हिस्सा है देश की प्रगति का। अगर आप देश में प्रगति देखना चाहते हो तो टैक्सेस तो भरना पड़ेगा ना बॉस। फिर वो चाहे एजुकेशन का हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो, या और कहीं का भी हो। राइट? खैर ठीक है, छोड़ो। मेरे ख्याल से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने। आ जाओ, प्लीज ध्यान देना। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, प्लीज ध्यान दे दो। थोड़ा सा आगे बढ़ते बच्चों। आपको अगर देश में अच्छे रोड चाहिए, जसूराम, ब्रिजेस चाहिए, देश की प्रगति देखना चाहते हो, आप आगे जाके आपके बच्चे को अच्छी स्कूल कॉलेजेस पढ़ाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यार टैक्सेस तो देना पड़ेगा। बगैर टैक्स के देश ग्रो कैसे करेगा? राइट? सो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सही बोला कुंजल ने। आ जाओ। आ जाओ बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 हमने 3 तक सॉल्व कर लिया था। 4 कौन सी मेथड है? लिख लो ऐसा मेरे साथ साथ में, मशीन आवर मेथड। कौन सी मेथड है बेटा? मशीन आवर। मशीन वॉज परचेज फॉर 30 लाख। सब लोग फटाफट से ध्यान दो बेटा, बहुत इजी है। 30 लाख का मशीन परचेज कर लिया, इन्हें क्या हो गया? कॉस्ट। टोटल वर्किंग आवर इसका कितना है बेटा? यूजफुल लाइफ इसकी आवर्स में 24,000 आवर्स। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2 लाख एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोज। पहले 1 से 3 साल में हर साल 3000 आवर्स काम करने वाली है। 4 से 6 में हर साल 2600, 7 से 10 में हर साल 1800। अब यहाँ पे हमें पूछा है एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर मशीन और रेट मेथड। तो मैं 1 2 3 का निकाल के बताता हूँ। 1 2 3 का एनुअल डिप्रिसिएशन पर एनम। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड मशीन आवर्स इनटू मशीन आवर ड्यूरिंग द पीरियड इनटू मशीन आवर ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कौन सा पीरियड? जिस पीरियड का आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वो पीरियड। सो कॉस्ट कितना है बेटा इसका? 30 लाख। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है बेटा? 2 लाख। एस्टिमेटेड मशीन आवर 24,000। अगर ये 24,000 नहीं दिया रहता बच्चों, काम की बात है सुनना, तो 3000 इंटू 3 साल है इसमें, तो ये आ गया 9,000। बाद में 2600 इंटू 4 5 6, इसमें भी 3 साल है बेटा, तो 2600 इंटू 3 कर देना, ये आ गया 7,800। और यहाँ पे 1800 इंटू 7 8 9 10 4 साल है, तो ये आ गया 7,200। सो 7,800 प्लस 7,200 प्लस 9,000, इन सब की टोटल आ जाएगी 24,000। अगर ये नहीं दिया रहा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। राइट? सारे बच्चे साथ में मुन्ना। सो ये आ गया बेटा आपका इनटू मशीन आवर ड्यूरिंग द पीरियड। कौन सा पीरियड है? पहले 1 से 3 साल में हर साल का डिप्रिसिएशन निकालना है। हर साल का तो हर साल के आवर्स कितने? 3000, तो 3000 निकाल लिया। ध्यान से सुनना, 28 लाख है ना, 30 माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 24,000 इंटू 3000, ये आ गया बेटा आप लोगों का 3,50,000। ऐसे ही सेकेंड ईयर का, सेकेंड थर्ड फोर्थ का भी आ जाएगा, अपना फोर्थ फिफ्थ सिक्स का भी आ जाएगा। देखो फिर से सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, 4 to 6 ईयर का पर एनम डिप्रिसिएशन। फिर से 30 लाख माइनस 2 लाख अपॉन 24,000 आवर इंटू 4 to 6 में हर साल कितना है? 2600 घंटा इंटू 2600। बताओ तो बेटा
28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 2600 कितना है बच्चों बताओ? 3,03,333 देखो तो पहले वाले का 3.5 लाख, दूसरे का 3,03,333 और ऐसे तीसरे का भी निकल जाएगा, है ना। 30 लाख माइनस 2 लाख अपॉन 24,000 इंटू यहाँ पे 1800 है, ये आ गया बेटा आपका 2,10,000, 2,09,999 राइट। बिल्कुल सही है तनिष तोशनीवाल। फॉर 1 to 3 ईयर बोल रहे बेटा, है ना। फॉर 1 to 3 आ गया, फॉर 4 to 6 एंड फॉर 7 to 10। सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इसमें पीछे ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी सेम मशीन आवर की तरह, सेम मशीन आवर मेथड की तरह सेम फॉर्मूला है, बस यहां मशीन आवर की जगह क्या है? एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड। सेम फॉर्मूला है मशीन आवर का प्रोडक्शन यूनिट के लिए, बरोबर है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड total units of production multiplied by units produced during the period। सेम फॉर्मूला जो हमने अभी देखा, राइट। इसके पीछे ज्यादा टाइम पास ना करें बेटा हम लोग, चले आगे थोड़ा सा। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से 1 to 3, 4 to 7, 8 to 10 सब कुछ सेम है। मैं एक बार सेम फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला एक पीरियड के लिए अप्लाई करके रख देता हूं। कॉस्ट कितना है बेटा? 20 लाख मशीन का, लाइफ 10 ईयर, रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख, मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट। तो कॉस्ट, मैं फॉर्मूला डबल नहीं लिख रहा हूं, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल यूनिट। नहीं दिया है तो हम लोग कैसे निकालते, मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया आपको। 20,000 इंटू इसमें 3 साल है, इसमें 4 साल है 4 to 7 में, और इसमें 8 to 10 में 3 साल है। तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सबकी टोटल कर लेंगे तो आ जाएगी 1.5 लाख जो यहाँ पे दिया है, बरोबर है। खुशी बोल रही 4 to 7 के लिए कितना आ रहा है? अच्छा ये बोल रहे हो क्या 4 to 7? ओके। डिवाइडेड बाय 1.5 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, पहले कितने हैं? 20,000 करो, 18 लाख 20 माइनस 2 ऊपर में, डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। तो पहले का आ गया 2,40,000 1 to 3 ईयर में, बाद में 4 to 7 में डायरेक्ट 15,000 इक्वल टू का बटन दबाओ, कैलसी पे आ जाएगा, है ना। और तीसरे में 8 to 10 में डायरेक्ट 10,000 का बटन और इक्वल टू दबाओ, ये आ जाएगा 1,20,000, राइट। चले थोड़ा सा आगे, ये शॉर्टकट समझ में आया सभी को? इतना वाला पार्ट कैलसी में अपने आप कॉमन चला जाता है। देखो 20 माइनस 2, 18 लाख अपॉन 1.5 लाख इंटू 20,000 इक्वल टू, ये आ जाएगा। अब डायरेक्टली प्रेस करो 15,000 इक्वल टू, ये आ जाएगा। डायरेक्टली प्रेस करो 10,000 इक्वल टू, ये आ जाएगा। शॉर्टकट समझ में आया सभी को? डन। चल ये आ गया बेटा, इजी है। डिप्लेशन भी सेम, लाइक प्रोडक्शन यूनिट मेथड, लाइक मशीन आवर मेथड, सब कुछ बिल्कुल सेम है। डिप्लेशन मेथड भी सेम है, बस इतना है कि डिप्लेशन मेथड या डिप्लेटिंग असेट के लिए होता है ऐसी असेट जो डिप्लेट होती है, जो फिजिकली कम हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी असेट जिसको यूज करते 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 वो फिजिकली कम हो जाएगी, लाइक तेल का कुआं, सोने की खान, हीरे की खान, कोल माइंस एंड क्वेरीज, ये सब फिजिकली रिड्यूस हो जाती है, तो ऐसी एसेट के लिए डिप्लेशन। ऐसी एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ यूनिट में मेजर कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले प्रश्न में 1,50,000 यूनिट, उसके लिए प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ऐसी एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ मशीन आवर में मेजर कर सकते हैं, उसके लिए मशीन आवर मेथड। फॉर्मूला और मैकेनिज्म तीनों का सेम है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है उस साल कितना एक्सट्रैक्ट किया, सब कुछ सेम, सेम फॉर्मूला। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट, एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय
आउटपुट ड्यूरिंग द परेड, जिस परेड का डेप्रिसिएशन पूछा है वो परेड का आउटपुट, राइट। बढ़े थोड़ा सा आगे, पक्का? चलो बेटा आगे में, डन। इसके पीछे भी ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, यहां पे बस एक्स्ट्रा एक है कि क्वेरी अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया है ना, और दूसरा डिप्रिसिएशन अकाउंट। जैसे आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हर साल का, सबसे पहले क्वेरी लिया 1119 को 1 करोड़ का, तो क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 करोड़, बराबर है। क्वेरी ले लिया लीज पे तो क्वेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चों आज डिप्रिसिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्लीज यहां से बने रहना, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। लाइन बाय लाइन आगे बढ़ेंगे। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिनरल डिपॉजिटेड 2 लाख टन। सो कॉस्ट कितना था 100 लाख। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना दिया बेटा इसके अंदर में, स्क्रैप वैल्यू कुछ दिया नहीं तो 0, डिवाइड बाय टोटल आउटपुट कितना है 2 लाख टन, मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड 2000। बताओ बेटा कितना आया फिर 2019 का डिप्रिसिएशन, हाँ बोलो, 100 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 2000, ये कितना आ गया बच्चों 1 लाख। देखो आया क्या 1 लाख डिप्रिसिएशन। एंट्री क्या रहेगी बेटा इसकी बताओ, डिप्रिसिएशन टू असेट, असेट का नाम है क्वेरी, सो डिप्रिसिएशन टू असेट, इसकी पोस्टिंग करो, डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू क्वेरी और क्वेरी के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, क्वेरी के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू क्वेरी। साल के आखिरी में डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये समझ में आया है सभी को। उसके बाद अगले साल का डिप्रिसिएशन, अगले साल का डिप्रिसिएशन, सब कुछ सेम है, बस ये 2000 की जगह कितना हो गया अगले साल 10,000, 5 गुना हो गया, 2000 से 10,000 5 गुना हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 लाख। अगले साल की एंट्री सेम, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी, क्वेरी के क्रेडिट में बाय 5 लाख बाय डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू क्वेरी। ये ऊपर वाला 1 लाख का था पहले साल का। और हर साल डिप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर होगा बच्चों, पीएनएल में। हर साल कहां ट्रांसफर होता है, पीएनएल में। डिप्रिसिएशन अकाउंट अपना क्लोज हो जाएगा ऐसे। अब क्वेरी की अगर मैं बात करूं, 1 करोड़ में से 1 लाख गए, बैलेंसिंग फिगर 99 लाख, 99 लाख अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया, फिर अगले साल का 5 लाख बचा, कितना बैलेंसिंग फिगर 99 में से 5 बचा, चला गया तो बचा 94 लाख, 94 अगले साल ट्रांसफर किया, फिर अगले साल का 7,50,000 बैलेंसिंग फिगर आपका बचाइए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कम आते, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कम आते बेटा। आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व नहीं करेंगे, काफी इजी है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 पे आना। चलो बेटा सब लोग साथ में, अभी डिप्रिसिएशन टॉपिक क्वेश्चन नंबर 8। मैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला किस्सा पहले एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों प्लीज ध्यान देना, हमने अब तक डिप्रिसिएशन टॉपिक में क्या क्या चीजें देखी, एक बार देखो जरा। मैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एक्सप्लेन करने वाला हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा। सबसे पहले हमने डिप्रिसिएशन का मीनिंग देख लिया था, रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल असेट। उसके बाद मैंने आपको बुक वैल्यू का मीनिंग बताया, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट, यानी बुक वैल्यू हो जाएगा। इस बुक वैल्यू का ही दूसरा नाम है WDV। उसके बाद मैंने डिप्रिसिएबल असेट क्या रहती ये बताया, जो असेट ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगी, ऑल 4 कंडीशन 1 2 3 4, बराबर है। असेट की यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, असेट की यूजफुल लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए, असेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए और असेट की ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। डीम्ड ओनरशिप भी चलेगा, जैसे क्वेरी और लीज में थी।
वो तो हमने लीज पे लिया था ना, क्वेरी ऑन लीज। तो ये इतनी चीजें हमने देखी है। उसके बाद मैंने आपको डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग बताया। अकाउंटिंग की दो मेथड है। पहली चार्ज टू असेट, दूसरी मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। चार्ज टू असेट में हमने देखा डिप्रिसिएशन को डेबिट करके हम लोग असेट को क्रेडिट कर रहे हैं, असेट को क्रेडिट कर रहे हैं। सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा। और यहां पे असेट को क्रेडिट नहीं कर रहे, प्रोविजन बना रहे। डिप्रिसिएशन को डेबिट करके असेट को क्रेडिट नहीं कर रहे, प्रोविजन बना रहे। बरोबर है क्या बच्चों? ये बात समझ में आई सभी को? तो मैं अब जो भी बात कर रहा हूं इस मेथड की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग की दो मेथड है। अकाउंटिंग में एसएलएम डब्ल्यूडीवी मेथड नहीं बोलना। मैं इस बार क्या बना रहा हूं? प्रोविजन। प्लीज ध्यान देना आप सारे बच्चे अच्छे से। ये हम लोग देख रहे हैं अभी के हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 8 में। प्रोविजन जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो मैं सारी चीजें बताता हूं। अब तक जो बताया, अच्छा अपना इसके पहले जो बीआरएस टॉपिक हो गया उसका आपने रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं। डिप्रिसिएशन का जो इसके पहले का लेक्चर हुआ वो भी आपने पढ़ा होगा। मेरे साथ साथ खत्म करना। जिस दिन मैं बोलूं फास्ट ट्रैक बैच खत्म, उस दिन आपने बोल देना कि हमारी भी पढ़ाई खत्म। ठीक है? अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना बच्चों, सितंबर को टाइम नहीं है ज्यादा। आ जाओ। तो यहां पे क्या बोला है बेटा? शुभ्रा लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹12 लाख। आगे बोला है ऑन 1 अक्टूबर 21 अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन अप्रैल 1 19 फॉर 80,000 वाज सोल्ड फॉर 45,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वेरी गुड बेटा। एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 158 वाज परचेज। पूरी स्टोरी दिया है। आपको बोला है कि डिप्रिसिएशन का जो मेथड है वो डब्ल्यूडीवी है। आपको बोला है नेसेसरी लेजर बनाने के लिए एज ऑन 31 मार्च 20, एज ऑन 31 मार्च 21, एज ऑन 31 मार्च 22। सो 20 से 22 तक के लेजर्स बनाने हैं और दो बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया तो क्या, और एक बार प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन किया तो क्या, और मेंटेन किया तो क्या। प्रश्न कितने बार सॉल्व होगा? एक बार और दो बार। चलो स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सारे बच्चे मेरे साथ साथ रहे ना, कहीं कोई डाउट आए मुझे पूछना। मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डेड वाले को कहीं पे भी कोई डाउट ना आए। मैं खुद से ही सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते जिसमें पूरी रामायण महाभारत दे दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबके पास क्वेश्चन है, सबके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल सामने रखना। मैं बार बार स्क्रीन स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैंने मॉड्यूल सामने रखा, मॉड्यूल सामने रखना बेटा, और अच्छे से मेरे साथ साथ लिख के सॉल्व करना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से भी, वो सारे क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे पूरा एक एक हाथ से सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी हाथ से ही सॉल्व करना बेटा। आ जाओ पेज नंबर पे, आ जाओ बेटा आप लोग। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 5.19 पे। कौन सा पेज है बेटा? पेज नंबर 5.19। पेज नंबर 5.19। और सब लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 8 एक बार पढ़ना बेटा, मेरे साथ साथ में पढ़ना। पढ़ते पढ़ते हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पढ़ते पढ़ते हम लोग इसको सॉल्व करने वाले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व करना है। ठीक है? 5.19 आईसीएआई का मॉड 1, आईसीएआई का मॉड 1 टॉपिक है डिप्रिसिएशन। टॉपिक है डिप्रिसिएशन। आज मुन्ना ध्यान देना, क्या बोला बेटा क्वेश्चन में? शुभ्रा लिमिटेड का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है देखना जरा। पहले लिखो ऐसा हेडिंग, शुभ्रा लिमिटेड। बरोबर? पहले अल्टरनेटिव 1 के जरिए से मैं सॉल्व करता हूं। आपको नेसेसरी लेजर्स प्रिपेयर करने बोला है। नेसेसरी लेजर्स में कौन कौन से लेजर्स आते बताओ तो जरा मुझे,
बोलो बेटा, नेसेसरी लेजर्स में कौन कौन से लेजर्स आ जाएंगे? एनीबॉडी गाइस? नेसेसरी लेजर्स में बोलो बोलो, फटाफट से टाइप करो, मैं हेल्प करता हूं। एक तो हम लोग असेट अकाउंट बना लेंगे, दूसरा डिप्रिसिएशन अकाउंट बना लेंगे, राइट? तो मैं पहले वाले तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड। आज पहला वाला तरीका है अपना, आपने साइड बाय साइड अकाउंट नहीं बनाना है, आपने ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है? साइड बाय साइड मत बनाओ अकाउंट। मेरे पास क्या जगह नहीं, इसलिए मैं साइड बाय साइड बनाता हूं। तो पहला वाला कौन सा अकाउंट बनेगा? आप पूरा लिखोगे, शॉर्टकट नहीं यूज करोगे। मशीन अकाउंट बनेगा पहले, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चों बताओ तो मुझे? एक डिप्रिसिएशन अकाउंट बना लेता हूं नेसेसरी लेजर्स में, है ना? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आता है, एग्जाम में अगर ये सिर्फ 4 नंबर के लिए आता है, तो आप सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना। ठीक है? आज मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और हर एक चीज का डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में यहां पे इफेक्ट लिख रहा हूं। प्लीज ध्यान दो। पहली लाइन में लिखा है बच्चों, कौन सा टॉपिक है सबको मालूम है ना? क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, आईसीएआई का मॉड्यूल 1 का डिप्रिसिएशन टॉपिक, पेज नंबर 5.19, क्वेश्चन नंबर 8। मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूं क्वेश्चन की। यहां लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 शुभ्रा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 12 लाख। 1 अप्रैल 19 को उसने 12 लाख का मशीन खरीदा। बोलो बेटा एंट्री क्या रहेगी? इमेजिन करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 अप्रैल 19 को मशीनरी के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। कितने का खरीदा बेटा मशीन? 12 लाख रुपीस का, 12 लाख का। आपने कॉलम बना लिए होंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट सभी ने, राइट? बड़े थोड़ा सा आगे, उसके बाद अगला सेंटेंस पढ़ रहा हूं, अगला सेंटेंस पढ़ रहा हूं। अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 19 फॉर 80,000, यानी 1 अप्रैल 2019 को मशीन का वो पार्ट जो हमने 80,000 में परचेज किया था, जो हमने कितने में खरीदा था बेटा? 80,000 में, वो was sold for 45,000 and new machinery at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. Same date मतलब 1 अक्टूबर 21। पढ़ो ना, पहले लाइन में पहला सेंटेंस खत्म होने के बाद अगला सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है? ऑन 1 अक्टूबर 21 को क्या हुआ? मतलब ये कब की बात है? डायरेक्टली 2021 में चले गए। मशीन खरीदा 1/4/19 को, और ये कब बेचा इन्होंने? 1 अक्टूबर 21 में। भाई साहब बहुत ही आगे चले गए। पहले आप लोग क्या करो, ईयर एंड के हिसाब से ये तो कर लो, फॉर्मेलिटी तो पूरी करो, साल के आखिरी में डिप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे ना हम लोग, यस और नो? तो फर्स्ट ईयर खत्म करो, सेकेंड ईयर खत्म करो, यस और नो? थर्ड ईयर के अंदर में इन्होंने क्या किया, उस मशीन का थोड़ा सा एक पार्ट जिसकी कॉस्ट 80,000 थी वो सेल किया है। तो मैं काम कर रहा हूं, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 पहला साल खत्म हुआ, 31 मार्च 20 से लेके 31 मार्च 21 दूसरा साल खत्म हुआ, और थर्ड ईयर में इन बिटवीन 1 अक्टूबर को ये ट्रांजैक्शन हुआ जो इन्होंने बताया क्वेश्चन में कि जो मशीन की कॉस्ट 80,000 थी सोल्ड फॉर 45,000। ये कब हुआ? थर्ड ईयर में। बट भैया पहले 2 साल तो खत्म करो, थर्ड ईयर का थर्ड ईयर में करेंगे एंट्री, तो फर्स्ट ईयर के अंदर में तो आएगा नहीं। फर्स्ट ईयर खत्म करो बेटा, ये चीज क्लियर होगी। पहले 2 साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है मशीन खरीदने के अलावा, बस आपको डिप्रिसिएशन का करना होगा। चलो बताओ तो बेटा फटाफट से, डिप्रिसिएशन कितना आएगा फर्स्ट ईयर का? 12 लाख का मशीनरी है, 10% का रेट है, WDV मेथड है। बोलो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 31 मार्च 20 साल के आखिरी दिन डिप्रिसिएशन की एंट्री करना। मेरे हर शब्दों की तरफ ध्यान देना, 1,20,000, 1,20,000, राइट? बताओ दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 1,20,000। चलो मशीन का बैलेंसिंग फिगर बताओ बेटा,
31 मार्च 20 का बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मशीन का बैलेंसिंग फिगर 12 लाख माइनस 10% या फिर 12 लाख माइनस 1,20,000, 10,80,000, ये आया बैलेंसिंग फिगर मशीन का। ये फर्स्ट ईयर यहाँ पे खत्म हुआ। अब ये दोनों साइड में आप टोटल लिखोगे, ठीक है, टोटल होमवर्क है। बाद में 1,420 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,80,000, बराबर है। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालो। सर डायरेक्टली आप डिप्रिसिएशन निकाल रहे, अरे भैया और सेकेंड ईयर में भी कुछ नहीं हुआ ना। सो 31 मार्च 21 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा, 10,80,000 का 10%। क्यों सर इस बार 12 लाख का 10% नहीं लेंगे, WDV मेथड है ना। 10,80,000 का 10%, 1,08,000। फिर से बैलेंसिंग फिगर निकालो, फिर से बैलेंसिंग फिगर निकालो, माइनस 10,80,000, 9,72,000 बैलेंसिंग फिगर। फिर से ये टोटल लिखोगे आप दोनों साइड में, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे। अगले साल की एंट्री के पहले, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने से पहले डिप्रिसिएशन का भी तो हिसाब करो। ये सेम डे कहाँ चला जाएगा, PNL में, पिछले साल का। फिर इस साल का कितना था बेटा, 31 मार्च 21 का टू मशीन, ये देखो 1,08,000, ये भी कहाँ चला जाएगा, PNL में, बाय PNL अकाउंट। डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं ना बच्चों PNL में, डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। नेक्स्ट ईयर आ जाओ, अब आ जाओ बेटा। नेक्स्ट ईयर कौन सा है आपका, ऑन, ये 21-22 है अगला साल, बराबर है। इस साल कुछ तो हुआ है। इस साल हमने वो असेट का एक पार्ट जो हमने 1 अप्रैल 19 को परचेज की थी, उसका एक पार्ट जिसकी कॉस्ट थी 80,000, वो हमने थर्ड ईयर में, है ना, बिटवीन द थर्ड ईयर 1 अक्टूबर को सेल कर दी। तो बच्चों अब मुझे वो सेल के ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है। उस सेल ऑफ असेट पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे वो भी निकालना है। तो एक काम करता हूं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बना लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ सच मशीनरी। आज थोड़ा सा अच्छा स्पेशियस एक पेज का बना लिया, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कब बेचा था, 1 अक्टूबर 20, देखो क्वेश्चन में चेक करो, 21 को। चलो भैया उस मशीन की कॉस्ट कितनी है बताओ तो, बोलो मुझे। कॉस्ट ऑफ द मशीनरी 80,000 माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। कब बेचा बेटा, पहला एक साल यूज किया 1920, दूसरा भी साल यूज किया 2021, और तीसरे साल में 1 अक्टूबर 21 को बेच दिया। तो ये 12 महीने, ये 12 मंथ, और ये पहले 6 मंथ, यानी टोटल 2.5 ईयर तक वो मशीन यूज किया है। 2.5 ईयर के बाद मशीन बेच दिया है। 2.5 साल तक मशीन यूज किया, उसके बाद मशीन बेचा है। तो 2.5 ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस करना है। सर क्यों माइनस करोगे डिप्रिसिएशन, बच्चों ध्यान से सुनना, जिस दिन असेट सेल किया मुझे उस दिन तक का डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ सेल। 80,000 तो कॉस्ट था, 80,000 वाज कॉस्ट। उस कॉस्ट को यूज कर करके डिप्रिसिएट कर करके हमने ऑन द डेट ऑफ सेल उस असेट के कॉस्ट को कितना कम कर दिया। और मान लो ये जो भी वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, इसे कंपेयर करेंगे सेल प्राइस के साथ। अब अगर सेल प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, अब अगर सेल प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो लॉस हुआ। बट उसके लिए पहले बुक वैल्यू निकालना जरूरी है, सो दैट आई एम कैलकुलेटिंग बुक वैल्यू। आ जाओ बेटा, डिप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल यानी 2.5 साल का, बताओ तो बेटा कितना आ जाएगा, यही कैलकुलेशन कर लो। 80,000 इंटू 10% का साइन, फर्स्ट ईयर का 8,000, सेकेंड ईयर का 80 में से 8 चले गए, 72,000 इंटू 10% का साइन। बोलो बेटा कितना आया, 7,200।
देन 72,000 में 7200 चले गए, बचे 64,800। 64,800 इंटू 10% का साइन इंटू, पहले 2 साल तो पूरे साल का था, थर्ड ईयर में सिर्फ 6 मंथ ही यूज किया, तो इसीलिए 6/12। ये 6/12 क्यों लिखा ये समझ में आया, क्योंकि थर्ड ईयर में तो सिर्फ 6 ही महीना ये मशीन यूज हुआ और आगे यूज भी नहीं हुआ। चलो बताओ बेटा कितना आया। सो 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12, 3240। सो टोटल डेप्रिसिएशन 18,440, बरोबर है क्या? 18,440। तो ये आ जाएगा आपका बुक वैल्यू ऑन डॉस, बीवी ऑन डॉस, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। इसको कंपेयर करना है 80 माइनस, ये आया 61,560। इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ सेल्स प्रोसीड। सेल्स प्रोसीड कितना दिया बेटा क्वेश्चन में बताओ? 45,000। ओ भाई साहब 61,560 की चीज कितने में सेल किया? 45,000 में। बोलो फायदा या नुकसान? नुकसान हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? ऑल सेट, वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी एंट्री भी बता दो फिर लग गया था। फर्स्ट 2 ईयर की एंट्री हमने कर दिया, थर्ड ईयर में आ जाओ बेटा, थर्ड ईयर में हमने उस मशीन को यूज किया 6 महीने तक, तो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन ले लो। पहले 2 साल का डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी चार्ज कर दिया, बस थर्ड ईयर का 6 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी? डिप्रिसिएशन 6 मंथ का इन थर्ड ईयर टू, बोलो बेटा, मशीनरी अकाउंट। थर्ड ईयर का कितना था? 6 महीने का, निकाला है 3240, 3240। अब ये भी माइनस हो गया। अब ये 1 2 3 तीनों डिप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो कहीं ना कहीं बुक में असेट दिख रही है 18,440 की। अब ये असेट कितने में सेल किया? सॉरी 61,560 की असेट दिख रही। तीनों साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, ये तीनों डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद असेट दिख रही है 61,560 की। ध्यान से सुनना, 18,440 नहीं, 61,560। कॉस्ट में से तीनों साल का डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो असेट कितने की दिख रही? 61,560। उस 61,560 के असेट को कितने में बेचा है? 45 में। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 45,000, बरोबर ना बच्चों? उसके बाद एक लाइन का स्पेस दे करके टू एसेट अकाउंट, और अब बोलो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। चेक कर लो मैच हो गया क्या? बरोबर है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चेक कर लो मैच हो गया। अब इसका पोस्टिंग करो, इसका पोस्टिंग करो। पहले इस एंट्री का पोस्टिंग, डिप्रिसिएशन टू मशीन, मशीन के क्रेडिट में, मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 6 महीने का। वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे दो। मशीन को डिप्रिसिएशन से हमने नवाज कर दिया है ना, नवाज दिया, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, राइट। अब उसके बाद में इस मशीन को सेल कर देता हूं बाय बैंक 45,000। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट यहां पे लिख लेता हूं, टू मशीन 3240, बरोबर है। ये देखो डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन, मशीन के डेबिट में
मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन। अब उसके बाद ये लिखो, बैंक के डेबिट में टू मशीन और मशीन के क्रेडिट में बाय बैंक, मशीन के क्रेडिट में बाय लॉस, लॉस की जगह आप डायरेक्ट पीएनएल भी लिख सकते हो। सो बाय बैंक बाय लॉस या बाय पीएनएल 16,560। ये 1 अक्टूबर की है बेटा, तीनों भी एंट्रीज। ये कब की एंट्रीज है? 1 अक्टूबर की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। एक वो मशीन का अपना किस्सा तो खत्म हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना ध्यान देना। मशीन का किस्सा हो गया 1 अक्टूबर का। अब 1 अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। नवंबर में कुछ हुआ है क्या चेक करो, दिसंबर में कुछ हुआ है क्या चेक करो, जनवरी में कुछ हुआ है क्या चेक करो, फरवरी में कुछ हुआ है क्या चेक करो, मार्च में कुछ हुआ है क्या? यस, मार्च में हमने सर, बरोबर ना? मार्च के अंदर में क्या हुआ बताओ फटाफट से। मार्च में अगला डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट और रॉन्ग? राइट, मार्च में अगला डिप्रिसिएशन। अच्छा, एक मशीन खरीदा था, वो मशीन खरीदने का एंट्री किया गया। कितने का मशीन खरीदा बेटा आपने, चेक करो तो। आपने एक नया मशीन खरीदा था ऑन द सेम डे 1 अक्टूबर को, 1,58,000 का क्वेश्चन में ऊपर से तीसरे लाइन में लिखा है 1 अक्टूबर 21 टू बैंक। डन। माही वैद्य 6 महीने का डिप्रिसिएशन क्यों लेंगे? अब जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा ना। जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा। क्लियर? बचा कितना मैं निकालता हूं, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर 6 महीने का रहेगा, ये नई मशीन है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इसके ऊपर पूरे 6 महीने का रहेगा। और जो बची हुई पुरानी मशीन है उसके ऊपर तो पूरे साल भर का रहने वाला है। बताओ मशीनें कितने की है? टोटल मशीन कितने की थी? 12 लाख की। 12 लाख में से डिप्रिसिएशन चार्ज कर करके हमने कितनी बना दिया उस बची हुई मशीन पे? 12 लाख की मशीनें थी, माइनस 80,000 कॉस्ट वाली मशीन बेच दी, बचा कितना? 11,20,000। ये 11,20,000 ये कॉस्ट है। मुझे फर्स्ट ईयर का नहीं चाहिए, सेकेंड ईयर का भी नहीं चाहिए, मुझे इसका चाहिए थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ऑलरेडी चार्ज कर दिया, बरोबर ना? मुझे चाहिए थर्ड ईयर का। चलो बताओ तो, 11,20,000 माइनस 10% का साइन, माइनस 10% का साइन, बरोबर है। अब ये दो बार माइनस 10% का साइन कर दिया, कैलसी बिलो 11,20,000 माइनस 10% का साइन, माइनस 10% का साइन। थर्ड ईयर में जो है उसके ऊपर मुझे डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो बात को? पक्की बात? थोड़ा सा डिटेल में बताओ सभी लोगों को। आ जाओ, लिखो, एक नोट बनाओ बेटा। ये नोट लिख लिया कि सभी ने? पहले एक बार बता दो, वर्किंग नोट 1 लिख लिया सभी ने? वर्किंग नोट 1 लिख दिया? पक्की बात? वेरी गुड। अच्छा, ये जो नई मशीन है इसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा? इसका डिप्रिसिएशन आएगा 6 महीने का। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। Calculation of depreciation on remaining machines after sale proceed या आफ्टर सेल ऑफ वन ऑफ द ओल्ड मशीन। इसमें न्यू मशीन है एक, जो कब खरीदा? 1,58,000 की। इसके ऊपर कितना परसेंट डिप्रिसिएशन रहेगा? 7,900 एंड बैलेंस
ओल्ड मशीन, इसके ऊपर कितना रहेगा, कौन बच्चा बताएगा बेटा? ओल्ड मशीन पे, हाँ, बची हुई मशीन पे, एनीबॉडी गाइस? बची हुई मशीन पे कितने का डिप्रिसिएशन रहेगा? सर मशीन जिस दिन बेचा उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? उसकी बुक वैल्यू थी 61,560। सर हमारे पास जो मशीनें बची उसकी वैल्यू कितनी है? 9,72,000। ये आपने ब्रॉड डाउन किया नहीं क्या? बरोबर, 9,72,000। सो ध्यान से सुनना, बैलेंस ओल्ड मशीन कितना रहेगा? 9,72,000 का, बरोबर ना बच्चों? 972 में से कितने का मशीन बेच दिया? 61,560 का। ध्यान से सुनो, 61,560 कब की वैल्यू है? ऑन 1 अक्टूबर 21। अच्छा, इस साल के स्टार्टिंग तक की वैल्यू कितनी थी? 8 और 7 15,200 माइनस 80,000, 64,800। 9,07,200। ये कब की बुक वैल्यू है बच्चों? बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 21। इसमें से भी इसकी 1 अप्रैल 21 की बुक वैल्यू माइनस करोगा। बुक वैल्यू जो आप प्लस माइनस कर रहे हो सेम डेट की होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा क्या करेगा, ये सारी जो मशीन है इसकी वैल्यू 1 अप्रैल 21 की ले लेगा, और जो मशीन सेल किया उसकी बुक वैल्यू ले लेगा 1 अक्टूबर की। वैसा मत करना। मशीन सोल्ड, बोलो बचा कितना? 9,07,200। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करो। डन? बोलो बेटा कितना आ गया? इंटू 10%, 90,720। डन? 90,720। सो 90,720 है, और ये नई मशीन का 7,900। सो 7,900 एंड 90,720 बाय डिप्रिसिएशन। बोलो 90,720। ऑल सेट? चले बेटा आगे। अच्छा, अब 31 मार्च तक के हो गए सारी चीजें, प्रॉफिट लॉस भी हमने ट्रांसफर कर दिया। बैलेंसिंग फिगर निकालो अब। सो 9,72,000। मेरे साथ साथ सॉल्व करो बच्चों। ये कितना है बैलेंसिंग फिगर? 9,66,580। ये हम लोगों को अकाउंटिंग करने बोला था। डिप्रिसिएशन में दो इसका दूसरा इफेक्ट, बाद में डिप्रिसिएशन में इसका इफेक्ट दो। अरे क्या हुआ इस पेन को? आना रे 7,900।
सेट यार, हाँ 90,720 डन हो रहा है। डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो बाय पीएनएल, तीनों की टोटल करके। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? अमन कुमार भैया पढ़ने दे हमको थोड़ा सा, सब लोगों को। यहां तक ऑल सेट? पक्की बात? आगे बढ़े थोड़ा सा। बच्चों नींद तो नहीं आ रही किसी को? चल, अब बच्चों अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया तो फिर क्या होने वाला है वो भी समझ लेना। सेम क्वेश्चन में वापस सॉल्व कर रहा हूं, बस इस बार क्या है, हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, बराबर। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, चलो अभी कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, बस इस बार क्या है, हम लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्लियर? चल, एक बनेगा मशीन अकाउंट, when provision for depreciation account is maintained, एक बनेगा मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद में डिप्रिसिएशन अकाउंट फिर से नहीं बनाता हूं, सेम कॉपी पेस्ट बनने वाला है। सेम डिप्रिसिएशन अकाउंट कॉपी पेस्ट रहेगा जो हमने यहां पे देखा था। क्लियर? वो उसको बार बार नहीं बनाते हैं, चलेगा ना बच्चों? आ जाओ। अब ये वाला जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना बेटा, सभी ने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, थोड़ा सा ध्यान दो सारे बच्चे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या चीज है पहले समझना। यहां पे मैं डिप्रिसिएशन असेट पे नहीं चार्ज कर रहा हूं, मेरी एसेट जो भी दिखेगी ना वो ग्रॉस वैल्यू पे दिख रही है। अब या तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन तुम लायबिलिटी में लिख लो, या बैलेंस शीट के असेट में से असेट से डिटेक्ट करके आउटर कॉलम में असेट लिखो, बरोबर है। बट चार्ज जब हम लोग करते हैं डिप्रिसिएशन असेट पे तो वहां पे कंपलसरी असेट क्रेडिट होती है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, राइट। मैं एक एक लाइन पढ़ता हूं और इसका डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में इफेक्ट देता हूं, सब लोग ध्यान देना। आ जाओ बच्चों। सो मशीनरी अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, मशीनरी अकाउंट की बात कर रहा हूं, सारे बच्चों प्लीज ध्यान दो। पहली वाली लाइन मैंने पढ़ लिया, 1 अप्रैल 2019 को मशीन परचेस किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का मशीन लिया था? 12 लाख रुपीस का। उसके बाद साल के आखिरी में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 20 को। बोलो बेटा, चार्ज नहीं, इस बार प्रोवाइड करेंगे। बोलो बेटा, एंट्री क्या रहेगी साल के आखिरी में? इन द केस व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेंटेन, हम लोग एंट्री पास करते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलरेडी निकाला, फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, 1,20,000। साल खत्म हो गया बेटा, साल खत्म हो गया। अब जो भी इसका बैलेंस आ रहा है लिखो, 31 मार्च 20 टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,20,000। टोटल आप लोग करोगे, नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा। प्रोविजन का हर बार क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हैं बेटा? ओपनिंग बैलेंस में। ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? क्रेडिट बैलेंस वाले का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। सो मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। असेट का बैलेंस बता बेटा कितना रहेगा? तो असेट हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगी,
बैलेंस कैरीड डाउन 12 लाख, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बहुत इजी है, 12 लाख, बरोबर ना। फिर से अगले साल का डिप्रिसिएशन बताओ, नेक्स्ट ईयर कितना है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, बताओ बेटा। 1,08,000 आया था हमारा, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन। फिर से बाय डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बरोबर ना। यहां पे 1 अप्रैल 20 लिख लेना और ये 31 मार्च 21। बताओ प्रोविजन में कितना बैलेंस आया, बैलेंस कैरीड डाउन, बोलो कितना हो गया बेटा, 2,28,000। अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन, डन। चल इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो असेट का, सेकेंड ईयर खत्म हो गया, अगेन 12 लाख पे दिखेगा। नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन, डन। उसके बाद में अब मैं ब्लू कलर के पेन से लिख रहा हूं, अगले साल क्या हुआ, असेट बेचा है हमने। अब जो असेट मैंने सेल किया, जो असेट मैंने सेल किया, उस असेट को मशीन अकाउंट से निकाल के कहां डालो, मशीन डिस्पोजल में डालना होगा। मेरी बात समझना मैंने क्या बोला, जब भी मैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इस वाले मेथड से डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करता हूं, तो उस केस में जब भी मैं कोई असेट सेल करता हूं, तो उस असेट को असेट के ग्रॉस अमाउंट से निकाल के एक असेट डिस्पोजल और मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डालो। आ जाओ। सो मशीन से निकालो, मशीन को 1 अक्टूबर 2021 बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ये सब ग्रॉस वैल्यू है, 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 ग्रॉस वैल्यू यानी कॉस्ट। सो जो असेट में बेच रहा हूं, उस असेट की कॉस्ट को उसके ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस करो। बोलो कितनी कॉस्ट थी बेटा उसकी, 80,000, और मशीन डिस्पोजल के डेबिट में आ जाएगी वो टू मशीन अकाउंट, 80,000। जिस किसी असेट को मुझे सेल करना है, उस असेट को मशीन अकाउंट से निकाल के मशीन डिस्पोजल में डालो। अब जो असेट को मैंने मशीन से निकाल के मशीन डिस्पोजल में डाला, उस असेट के पीछू पीछू, उस असेट के पीछे पीछे उसका टिल डेट डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी जाएगा मशीन डिस्पोजल में, क्योंकि ये तो ग्रॉस वैल्यू पे गई। सो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन भी माइनस करना हो, तो मुझे मिलेगा नेट बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। चलो बताओ इसका टिल डेट डेप्रिसिएशन कितना है, मैंने ऑलरेडी निकाला था 18,440। पहले वो डिप्रिसिएशन चार्ज तो कर दो, कितना था बेटा लास्ट वाला, 3,240 है ना, लास्ट के 6 महीने में पहले चार्ज कर देंगे लास्ट के 6 महीने वाला डिप्रिसिएशन। 1 अक्टूबर 21 बाय डिप्रिसिएशन, बरोबर ना बच्चों, 3,240, बरोबर। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में उस असेट का टिल डेट सारा डिप्रिसिएशन आ गया। अब मैं उस असेट को सेल कर रहा हूं, जो असेट को मैं सेल करता हूं उसको असेट डिस्पोजल में डालेंगे, तो उसके पीछे पीछे उसका प्रोपोर्शनेट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी प्रोविजन अकाउंट से निकाल के असेट डिस्पोजल में डालना है। बोलो इसका टिल डेट टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया था, टिल डेट बोलो बेटा 18,440। कैसे, 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,240, तो 18,440 को यहां से निकालो ना और डाल दो टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। 18,440 और मशीन डिस्पोजल के क्रेडिट में
कहाँ गया रे, एक सेकेंड। लेके आ जाओ बेटा इधर में, असेट डिस्पोजल के अंदर में। यार आ गया, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। एक सेकेंड है बच्चों। अब ये एसेट यहां से भेज दो, बाय बैंक कितने में सेल किया 45, और बैलेंसिंग फिगर हमारा नुकसान हो गया था बाय लॉस और बाय पीएनएल अकाउंट। चेक कर लो लॉस उतने का ही आएगा, बताओ बेटा कितने का लॉस आया था हमारा 16,560, इसका डिफरेंस उतना ही आना चाहिए। ये अकाउंट क्लोज, ये अकाउंट क्लोज। उसके बाद बच्चों नॉर्मल अपना डिप्रिसिएशन बचा हुआ कितना था सारी एसेट पे 90,720 रिमेनिंग एसेट पे। बोल बेटा कितना आया था रिमेनिंग एसेट पे 90,720 प्लस ये भी तो था ना एक 7900। दो एसेट थी ना बच्चों, एक नया मशीन था और ये पुराना बचा हुआ, दोनों की टोटल करो 7900 प्लस 90,720। बोलो बेटा टोटल कितना आ जाएगा 98,620। खेल खत्म। बताओ बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है, निकालो बेटा 3,11,420। मशीनरी डिस्पोजल का बैलेंस निकालो कितना है बेटा, मशीनरी डिस्पोजल बोल रहा हूं, मशीन अकाउंट का 11,20,000। डन, वेरी गुड। अब बताओ कुछ था क्या इसमें, इजी पीजी एकदम क्लियर, पक्की बात, डन। चलो ओके, अब अपने मॉड्यूल में एक बार आना, इजी है ना। अपने मॉड्यूल में आना, कुछ क्वेश्चन ऐसे है, देखो ये वाला भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा 9 नंबर का, चेंज इन मेथड करना है, बरोबर है, रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और सबसे लास्ट में डेप्रिसिएशन के सेल्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन के सेल्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों एक और चीज ऐसे है, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को ये फास्ट ट्रैक के अंदर में आपके मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन तो ले ही रहा हूं, इसके अलावा एक दो बच्चों के मैसेज आए थे, मैंने ऑलरेडी वैसे वीडियो में बोल दिया है, बट स्टिल एक दो बच्चों के मैसेज थे इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके अलावा कुछ ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चन भी मैं आपसे सॉल्व करवा के लूंगा, बट वो सबसे लास्ट में। मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट में फर्स्ट डे इसको बोल दिया था, बट स्टिल 2-3 बच्चों के मैसेज आए थे करके मैं आपको सिर्फ बता करके रख रहा हूँ। डन। अच्छा अब ये हम लोग जो बचा हुआ डिप्रिसिएशन का पार्ट है ये अब करेंगे टुमारो। बचा हुआ डिप्रिसिएशन का पार्ट आज नहीं करेंगे, टुमारो करेंगे, क्योंकि मेरे को आ रही भयंकर वाली नींद, है ना। तो बचा हुआ डिप्रिसिएशन का पार्ट अब भी नहीं करते, वो कल करने वाले हैं कल। अच्छा अपना इसका टाइमिंग जो है, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, इसका टाइमिंग हो सकता है अपना थोड़ा सा चेंज हो जाए, राइट। तो थोड़ा सा टाइमिंग, हाँ एमटीपी आरटीपी भी करवाऊंगा ना बेटा कुंजल, वो भी करवाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। एमटीपी आरटीपी भी करवाने वाला हूं, छोड़ने वाला कुछ नहीं हो। मॉड्यूल और एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू बिल्कुल करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। हाँ मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही तो आज मैं यहीं रोक रहा हूं,
और बाकी हम लोग करेंगे बेटा टुमारो। ठीक है, पक्की बात, डन, ऑल सेट। चल, और आप लोगों को चाहिए तो इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी दे दूंगा। आप लोगों को चाहिए तो मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी वाली नोट्स भी दे दूंगा कि जिसके अंदर में हम लोग एमटीपी आरटीपी वगैरह सब क्वेश्चंस देखेंगे ना, उसकी मैं नोट्स भी आप लोगों को दे दूंगा, तो वहीं से हम लोग कर लेंगे, है ना। अब तक जो टॉपिक मैंने करवा दिए वो मॉड्यूल में से देख लेना, यहां से आगे के टॉपिक की मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। यस बेटा, हाय, बाय 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 बाय, गुड नाइट, है ना। थोड़ा सा आज का लेक्चर मैं यहीं पे 1.25 घंटे बाद ही छोड़ रहा हूँ बेटा, ठीक है। चल, गुड नाइट बच्चों, बाय। भयंकर नींद आ रही है।